तो हम लोगों ने कल जो स्टार्ट किया था वो था नर्स्ट हीट थ्योरम। एक्चुअली हम बात तो जो कर रहे थे वो हमारी ये थी कि हमने किस तरह से इस टेम्परेचर के साथ में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए और इस इक्वेशन को ड्राइव किया, और वहां पे हमने देखा कि अगर हम इस टेम्परेचर को कम करते जाएं इस इक्वेशन में, तो ये जो इक्वेशन का ये वाला जो टर्म है ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर ये जीरो तक अगर हमने चला दिया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और जो आपका एंथैल्पी चेंज है वो फ्री एनर्जी के बराबर हो जाता है। इसी को नंस ने आगे ऑब्जर्व किया, और हमने यहाँ पर नंस का एक थ्योरम दिया कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का, ज्यादातर वो सॉलिड्स पे काम आता है इसीलिए उन्होंने तो सब्सटेंस बोला था, तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम कम करते जाते हैं और जीरो की तरफ हम मूव करते हैं, तो उसकी एंथैल्पी और उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। और क्योंकि हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन से देख चुके हैं कि ये जो फ्री एनर्जी में टेम्परेचर के साथ में जो चेंज है वो हमारा एंट्रोपी चेंज के बराबर होता है, और ये अगर हम एंथैल्पी चेंज अगर हम देखें टेम्परेचर के साथ में, तो ये किरचॉफ इक्वेशन से ये जो हीट कैपेसिटी है अंडर प्रेशर, मतलब अंडर कांस्टेंट प्रेशर, उसके चेंज के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यूज हैं माइनस डेल्टा एस और डेल्टा सीपी, ये दोनों भी क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर हम घटा करके अगर जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी। मतलब उसका जो डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी को पकड़ करके वहां पे थर्ड लॉ दिया गया, और उस लॉ में कहा गया कि अगर आपके पास में कोई भी एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर आप उस परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के टेम्परेचर को अगर कम करते जाते हो, तो इनकी जो अव्यवस्था है या डिसऑर्डरनेस है जिसको आप एंट्रोपी बोलते हो, वो वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, जिसे आप जीरो केल्विन बोलते हो, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर जाकर के वो जो सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी भी जीरो हो जाती है। मतलब उसमें किसी तरह का कोई अव्यवस्था नहीं होगी, उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। अब ये जो थ्योरम है ये केवल और केवल सॉलिड्स पर अप्लाई होता है, जिसके लिए हमने कहा था कि गैसेस पर अप्लाई इसलिए नहीं होगा, लिक्विड्स पर अप्लाई इसलिए नहीं होगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर है जिसको आप जीरो केल्विन बोलते हो, या फिर आप उसको -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हो, इस टेम्परेचर पर वो ना तो गैस फॉर्म में रहेगा ना वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इस वजह से ये इक्वेशन या ये जो लॉ है ये गैसेस और लिक्विड पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स पर अप्लाई होता है। लेकिन सॉलिड भी कैसा होना चाहिए, परफेक्टली क्रिस्टलाइन होना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी क्रिस्टल एक रेगुलर पैटर्न में अगर उसमें पार्टिकल्स या उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग जो एटम्स हैं वो अगर होते हैं तो उसे हम परफेक्ट क्रिस्टलाइन बोलते हैं। लेकिन अगर वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं होगा तो वहां पर जब हम उसके टेम्परेचर को जीरो करके लेकर के आएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ एंट्रोपी बची रह जाएगी। और वो जो एंट्रोपी बची रह जाएगी कब, जब वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं है, तब उसे हम बोलते हैं रेजिड्यूअल एंट्रोपी। और हमें पता है कि कोई भी सिस्टम, चाहे आप किसी भी तरह का सिस्टम ले लें, वो कभी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता है। और अगर वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट रहता है तो हम किसी की भी एंट्रोपी को जीरो नहीं कर सकते, उसमें कहीं ना कुछ रेजिडुअल एंट्रोपी बची रह जाती है। लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशन माने और अगर हमारा परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो हम जीरो टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी को जीरो कर सकते हैं। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम किसी भी सब्सटेंस को 0 डिग्री तक लेके जाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, एंट्रोपी जीरो हो जाती है, फायदा क्या है इस लॉ का?
फायदा क्या है। तो उस फायदे को जानने के लिए हम यहाँ पर एक चीज डिस्कस करेंगे कि क्या हम इस थर्ड लॉ का इंपॉर्टेंस निकालें। तो देखो, हमने एक पहले पढ़ा था, बात की थी कि ये जो एंट्रोपी है, जिसको आप एस बोलते हो, इसको हम एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। जिस तरह से हमने बात की थी कि जैसे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते, आप इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ वो आप निकाल सकते हो, उसी तरह से ये जो एंट्रोपी है इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें जो चेंज आता है एक पर्टिकुलर अमाउंट में हीट देने पर, वो हीट कितना पर डिग्री सेल्सियस इसमें अव्यवस्था लेकर के आती है, ये हम निकाल पाते हैं। लेकिन इस लॉ की सहायता से ये जो थर्ड लॉ दिया है, जहां पर हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी जीरो हो जाती है। आप सोचो, ये एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या है कि मेरा एक सिस्टम है जो S1 उसकी एंट्रोपी है इनिशियल कंडीशन में, मैं उसको कुछ चेंज करता हूं और फाइनल कंडीशन में जाके उसकी एंट्रोपी S2 हो जाती है। अगर मैं इसका एंट्रोपी चेंज देखूंगा तो क्या होगा, उस एंट्रोपी चेंज को मैं बोलूंगा S2 माइनस S1 बोलूंगा। और ये जो मेरा इनिशियल स्टेट है, अगर मैं इस टेम्परेचर को, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर ये एंट्रोपी, अगर मैं इस इनिशियल स्टेट को ले जाकर के कहां पहुंचा दूं, S0 पे पहुंचा दूं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दूं, तो ये एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इनिशियल एंट्रोपी जीरो। और अगर ये एंट्रोपी जीरो हो गई तो जो मेरा वैल्यू होगा, ये जो फाइनल एंट्रोपी जो मेरे पास में आएगी, ये एंट्रोपी मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से अगर एक वैल्यू मेरे को जीरो मिल जाती है, जिसको मैं मानता हूं कि इसकी जो कम टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी है वो S0 है, तो वो जो एंट्रोपी है वो मेरे पास में एब्सोल्यूट वैल्यू निकल करके आ जाती है। तो इसका मतलब कि इस थर्ड लॉ का इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज किसी भी केमिकल कंपाउंड की एक पर्टिकुलर डिजायर्ड टेम्परेचर पर, ऐसा भी नहीं, एक पर्टिकुलर डिजायर्ड टेम्परेचर पर, मान लीजिए कि मेरे पास में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। इस 10 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी सब्सटेंस की, मान लीजिए कि मैं NaCl की ही बात कर रहा हूं, इसकी एंट्रोपी 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। मैं बात करता हूं -5 डिग्री सेल्सियस पर, इस HCl की एंट्रोपी क्या होगी। या फिर मैं ये कहूं कि इसकी एंट्रोपी 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं एंट्रोपी का, अलग अलग टेम्परेचर पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए थोड़ा सा हम आगे कुछ डिस्कशन करते हैं, तो हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या होता है। तो मान लो कि आपकी जो भी एक सिस्टम है आपने ले लिया, ठीक है, ये आपने एक सिस्टम ले लिया, ये सिस्टम, और इसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी है, और एक कोई ना कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लीजिए कि लेट्स से कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब मैं इसको कुछ हीट प्रोवाइड करता हूं, यहाँ पे मैंने इसको कुछ हीट प्रोवाइड किया, तो ये जो भी हीट अमाउंट है वो किसमें बट जाएगा, इन 100 डिग्री में बट जाएगा। और वो 100 डिग्री में बट करके इस सब्सटेंस को फैलाने के लिए, इसकी डिसऑर्डरनेस को बढ़ाने के लिए वो चीज, वो या ये कह सकते हैं ये जो हीट है वो काम आ जाएगी। और इस इक्वेशन को क्या बोलोगे, इस इक्वेशन को आप बोलोगे कि इसमें जो थोड़ा सा चेंज यहाँ पर एंट्रोपी में होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो मैंने थोड़ी सी हीट इसको दी है और वो किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यूनिट उस टेम्परेचर को, उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो वो उसकी एंट्रोपी चेंज कहलाती है। ये इक्वेशन हमने पहले निकाला है और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन एक इक्वेशन हमने और पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि Cp जो होता है वो हमारा dq अपॉन dt होता है। अगर आपने हीट कैपेसिटी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर हमने बताया था कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री आपको बढ़ाना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करोगे, वो हीट कैपेसिटी के बराबर होता है। तो वही इक्वेशन ये कहता है, और यहां पर जो dq वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है Cp मल्टीप्लाइड बाय dt, इस इक्वेशन से। अब ये जो dq का वैल्यू हमारे पास में है, इस dq के वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में जो मौजूद जो dq है इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन हो जाएगा ds इक्वल्स टू
Cp अपॉन dt अपॉन T। ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब हम अपना खेल शुरू करते हैं। वो खेल क्या है कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास में शुरू में जो टेम्परेचर है वो 0 टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर को बढ़ा करके मैं एक T डिग्री सेल्सियस पर या T डिग्री केल्विन पर, T केल्विन पर लेकर के जाता हूं। तो ये जो मेरा इक्वेशन है 2, ये इक्वेशन किस तरह से बदलेगा, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 0 से T तक जब मैं इसको मूव करवा रहा हूं तो इस 0 कंडीशन में जो इसकी एंट्रोपी होगी, लेट्स से कि वो S0 है। T टेम्परेचर पर पहुंचते पहुंचते इसका जो एंट्रोपी होगा उसको मैं मान लेता हूं वो ST होगा, या S मान लेता हूं या ST मान लेता हूं, वो व्हाटएवर जो भी मान लो आप। यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है वो मैंने आपको बोला कि 0 है और ये फिर हम T तक इसको लेके जा रहे हैं। अब हम ये जो इक्वेशन है हमारा 2, इसको मैं क्या करता हूं, प्रॉपर लिमिट्स में जाकर के इंटीग्रेट कर देता हूं, तो मुझे जो टोटल चेंज आएगा वो मिल जाएगा। तो मैं यहां पर इंटीग्रेट करता हूं, ds को इंटीग्रेट करता हूं किससे, ये S0 से और ST तक, कि ST टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, देखो हीट कैपेसिटी आपका कांस्टेंट रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री से और T टेम्परेचर पर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और ये इक्वेशन होगा हमारे पास में dt अपॉन T। इसमें Cp जो है वो हमने बाहर ले लिया है यहाँ पे। ओके, सो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है। और हमें पता है कि अगर हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन क्या आता है, ये इक्वेशन आता है हमारे पास में ST माइनस S0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इक्वल्स टू सेम Cp ln T। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाती है। अब आपको पता है कि अगर आप थर्ड लॉ अप्लाई कर दो तो ये जो 0 टेम्परेचर है, इस 0 टेम्परेचर पर ये जो हमारे पास में S0 एंट्रोपी है ये क्या हो जाएगी, 0। सो एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर S0 will be 0 अकॉर्डिंग टू, यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। ठीक है ना, सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये हमारे पास में आ जाता है। तो अब हम यहां पर इसको रख देते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाती है, ST, ये तो वैल्यू 0 हो गया, सो इक्वल्स टू Cp ln T। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो भी टेम्परेचर आप लेना चाहो उस टेम्परेचर पर एंट्रोपी इससे निकाली जा सकती है, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस ln को आप नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लो तो 2.303 Cp log to the base 10 T। इस इक्वेशन में आप वो पर्टिकुलर टेम्परेचर रखो और यहां उसकी एब्सोल्यूट जो एंट्रोपी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। तो ये इस थर्ड लॉ का एक इंपॉर्टेंस है कि इस थर्ड लॉ से हम क्या कर सकते हैं, ये एंट्रोपी हम पता कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की किसी भी सब्सटेंस की क्या होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे हम बात करें यहां पर, मान लीजिए कि लेट्स से वाटर है हमारे पास, ठीक है ना, ये हमने वाटर ले लिया और ये वाटर किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है, ये आइस फॉर्म में। और आइस फॉर्म में कब होगा, जब ये 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन पर हमने इसको लिया हुआ है। और अब मैं क्या करता हूं, इस आइस को
इस वाटर को, ये अभी भी आइस फॉर्म में ही रहेगा, मीन्स सॉलिड है, सॉलिड, यहां पर भी ये सॉलिड है, और मैं इसको पहुंचा देता हूं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। लेट्स से कि मैं इसको पहुंचा देता हूं -3 डिग्री सेल्सियस पर। और -3 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? 0 डिग्री केल्विन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? वो होता है आपका -273, और मैंने बात की है -7 की, -3 की। -3 का मतलब है कि ये जो टेम्परेचर है उसको आप बोल सकते हो 270 केल्विन। ठीक है, सो मैं इस टेम्परेचर तक इसको लेकर के आऊंगा, तो जाहिर सी बात है इस समय ये 0 केल्विन पर है, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो और -273 डिग्री। तो हमने देखो यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब 270 डिग्री हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अब ये मैं गर्म कर रहा हूँ या ठंडा कर रहा हूँ? तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 डिग्री केल्विन पर है और ये यहाँ पर 270 केल्विन पर है, तो मैं इसको क्या करूंगा? यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे ये -273 डिग्री सेल्सियस पर हो या ये -3 डिग्री सेल्सियस पर हो, ये किस फॉर्म में रहने वाला है? ये दोनों ही सिचुएशन में किस फॉर्म में रहने वाला है? सॉलिड फॉर्म में रहने वाला है। और अब मैं देखना चाहता हूं कि इसकी एंट्रोपी में जो चेंज है वो एंट्रोपी में चेंज कितना आता है, ठीक है ना। तो एंट्रोपी में चेंज आप देख लो यहाँ पे। सो डायरेक्टली बात है कि हमारे पास में जो इक्वेशन था वो क्या था? वो डेल एस था, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको कि ये हमारा 1 मोल के लिए है। ये जो इक्वेशन आया है ये हमारा 1 मोल के लिए। अब इसके हम कई मोल ले सकते हैं। अगर हमारे पास में काफी सारे हम यहाँ पर मोल्स रख दें तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू n से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको n से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर n मोल्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है यहाँ पर वाटर के हमने कितने मोल लिए। आप यहाँ पर 1 मोल लेकर के भी कर सकते हो कि हमने वाटर का 1 मोल ही लिया। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर यही मान लेते हैं कि हमने ये 1 मोल ले रखा है और ये भी हमारा कितना है? ये 1 मोल, ठीक है। सो जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा? आप यहाँ पर इंटीग्रेशन से अगर आप देखना चाहते हो तो इंटीग्रेशन से ले लो। ये इंटीग्रेशन से लिया, ये 0 केल्विन है और यहाँ पर आप कितना केल्विन पर लेके जा रहे हो इसको? 270 केल्विन पर लेकर आ रहे हो, ठीक है ना। ये 0 केल्विन से 270 केल्विन पर आपने इसको गर्म किया, ठीक है। सो दिस इज Cp dt अपॉन T। ये इक्वेशन हमारे पास में है। और जाहिर सी बात है कि जब आप इसको करोगे, सो ये जो इंटीग्रेशन, ये जो 0 आया है, इस समय तो एंट्रोपी क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज आया यहाँ पे, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप S 270 केल्विन माइनस S 0 केल्विन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और वही 0 से 270 केल्विन पर और Cp dt अपॉन T, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 0 है। तो ये जो वैल्यू आया आपका, ये क्या आया? ये आया 270 केल्विन पर जो एंट्रोपी है, और इसको आपने अगर कर दिया तो ये वैल्यू क्या आएगा? ये वैल्यू आएगा Cp ln T, ठीक है ना। तो जो भी टोटल एंट्रोपी में चेंज हुआ है उसको आप कंपेयर कर लो किसके साथ? 0 डिग्री के साथ में अगर आप कंपेयर कर लेते हो तो जो एंट्रोपी आपके पास में आएगा, एंट्रोपी चेंज, ये एंट्रोपी चेंज ही है ना, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है? वो एंट्रोपी चेंज है। इसका मतलब S 270 केल्विन इक्वल्स टू डेल्टा S। जो भी एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो एंट्रोपी है
जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो आपको वहां पर निकल करके आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर एक चीज आपको ये समझ में आ गई कि आपको अगर किसी भी सिस्टम की या किसी भी कंपाउंड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता करनी है तो आप उस एंट्रोपी को क्या कर लो, जीरो के साथ में कंपेयर कर लो, है ना? तो वो एंट्रोपी उसकी क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आ जाती है। बट लेट्स से हम यहां पर थोड़ा इसको एक डिफरेंट उसमें लेकर के चलते हैं। एक और दूसरे तरीके से भी चीजों को पूछा जा सकता है या पूछते हैं, या आप वहां पर लिक्विड या गैस जो है उस लिक्विड या गैस सब्सटेंस के लिए भी जो एब्सोल्यूट एंट्रोपीज हैं या टोटल एंट्रोपी जो सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको आप निकाल सकते हो। तो उसको निकालेंगे कैसे, उसको किस तरह से करेंगे, उस पर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें। जैसे मान लो कि आपके पास में है वाटर, किस फॉर्म में है, मैं अब आइस और वैसे नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं सॉलिड। अब दो तरीके हैं, मैं इसको क्या करूं, सीधा का सीधा यहां पर वेपर में कन्वर्ट कर देता हूं। ये जो H2O है इसको मैं गैस फॉर्म में लेकर के आ जाता हूं, ठीक है ना? और गैस फॉर्म भी कैसा, गैस फॉर्म जब देखो डायरेक्टली सिंपली आप यहां पर ये चीज कह सकते हो, बता सकते हो कि अगर वो वेपर फॉर्म में है तो 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर उसका रहा होगा, ठीक है ना? तो आप लेट से यहां पर आप बोल दो कि साहब इसका टेम्परेचर जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस है, और शुरू में इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है या 0 केल्विन है ना? 0 केल्विन से लेकर के चल लो, एब्सोल्यूट जीरो से, वहां पर हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो डायरेक्ट गैस फॉर्म में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, आपको इसको कई स्टेप्स में कराना होगा या आपने करवाया होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, इस 0 केल्विन वाला जो आपका वाटर है, इसको जब आप हीट प्रोवाइड करोगे यहां पे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले ये वाटर में कन्वर्ट होगा, सॉलिड वाले वाटर में ही कन्वर्ट होगा। लेकिन उस समय इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, उस समय इसका टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, या फिर आप इसको कह सकते हो ब्रैकेट में आप लिख दो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? तो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ये तब भी सॉलिड में था 0 केल्विन पर, अब 273 केल्विन पर हो गया, मतलब 0 डिग्री पर हो गया, और अभी भी किस में है, सॉलिड में है, S। अब मैं क्या करता हूं, अब इसको थोड़ा सा और हीट प्रोवाइड करता हूं। अब मैं इसको हीट और प्रोवाइड करूंगा तो ये जो वाटर है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको नहीं लगता अभी भी ये गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ? अब मैं फिर इसको क्या करूंगा, हीट प्रोवाइड करूंगा। अब देखो जब ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इस समय इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन ही है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। क्यों? इस समय क्या हुआ है, ये पिघला है, फ्यूजन हुआ है। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का पानी है और ये 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है। सिर्फ यहां पे क्या हुआ है, फेज ट्रांजिशन हुआ है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में इसका फेज चेंज हुआ है, यहां पे सिर्फ फेज चेंज हुई है, बाकी टेम्परेचर वही रहने वाला। अब मैं फिर इसको गर्म करता हूं या और इसको हीट प्रोवाइड करता हूं, तो ये अब क्या करेगा, अब ये हीट को स्टोर करेगा, और हीट को स्टोर करने के बाद में पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे करते 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 100 डिग्री तक जब ये पहुंचेगा तभी भी ये लिक्विड में ही रहेगा, अभी ये गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ, और इसको मैं बोलूंगा कि ये 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर है। और अब फर्दर और आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो ये क्या करेगा, ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस गैस फॉर्म में कन्वर्ट जब ये हो गया, इस समय इसका जो टेम्परेचर होगा वो अभी भी क्या होगा, 373 केल्विन होगा, या फिर इसको कहेंगे हम
100 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर क्या हुआ है, फेज ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ टेम्परेचर सेम है, तो जहां टेम्परेचर सेम होता है स्टेट चेंज होती है, वो फेज ट्रांजिशन होती है, मतलब उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तन हो रही है। यहां पर अवस्था में परिवर्तन क्या हुआ है कि लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हुआ है। फर्दर मैं इसको और हीट करता हूं, तो अब जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, मतलब 273 प्लस 120 393, तो 393 केल्विन या फिर 120 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हो जाता है। इस समय भी ये गैस ही रहेगी, लेकिन इस गैस का जो टेम्परेचर है या इस भाप का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है, और इस भाप का जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री। तो एक समय तो ऐसा था जब हमने यहाँ पर ये सॉलिड जो है इसको गैस में कन्वर्ट किया, और अलग अलग यहाँ ये स्टेप्स हमारे जो हैं वो काम आए। तो मैंने यहाँ पर एक सिंगल स्टेप में लिखा एंट्रोपी चेंज क्या हुआ। मैं आपको बोलता हूं मेरे पास एक भाप है, एक गैस है, और उस गैस का आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस एक उससे पता कर लोगे। लेकिन ये कई सारे स्टेप्स में जो हुआ है, ये जो सम ऑफ ऑल एंट्रोपी चेंजेस, यहां पर जितनी भी एंट्रोपीज अलग अलग स्टेप में चेंज हुई हैं उनके योग के बराबर रहेगा क्या, ये। ठीक है, सो ये जो एंट्रोपी चेंज हुआ है इसको लेट्स से कि इसको मैं मान लेता हूं S1 पहला वाला, और इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने किया ये है कि ये 0 केल्विन से लेकर के और ये 273 केल्विन तक इसको मैं लेके गया हूं। ठीक है ना, तो 0 डिग्री से 270 केल्विन तक मैं इसको लेके गया, और फिर मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं क्या, ये मैं लिख सकता हूं इसको Cp dt अपॉन T। ठीक है, और ये डेल्टा S1, इसको हम डेल्टा S1, इसमें जो एंट्रोपी में चेंज हुआ वो ये हुआ। उसके बाद में ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर सेम है, यहां पर भी 0 डिग्री है और यहां पर भी 0 डिग्री, यहां पर फेज ट्रांसफर हुआ है, और जब फेज ट्रांसफर का जो एंट्रोपी चेंज होता है उसको मैं मान लेता हूं S2, डेल्टा S2। और फेज ट्रांसफर ये जो होता है मैं क्या करूंगा, इसको हीट प्रोवाइड करूंगा जो एंथैल्पी के बराबर होगा, और ये इसके हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर होगा, और यहां पर ये इसका टेम्परेचर, कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट वाला, मेल्ट हुआ ना ये सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन वाला, तो TF मान सकते हैं इसको, टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर। उसके बाद में फिर यहाँ पर इस लिक्विड फॉर्म में ये आ गया, और इस लिक्विड फॉर्म से इस लिक्विड फॉर्म में गया, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज होगा वो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, उसको मैं S3 मान लेता हूं। और यहाँ पर फिर वही आप करोगे, क्या करोगे, टेम्परेचर कहां से कहां तक, 273 से 373 तक, 373 तक, और वही आपका Cp dt अपॉन T। और यहां आप देखते हो तो यहां पर टेम्परेचर सेम है, इधर भी 100 डिग्री है और यहां पर भी 100 डिग्री है, इसका मतलब फेज ट्रांसफर हुआ है, मींस यहां पर ये जो एंट्रोपी चेंज हुआ वो S4 आप इसको मान लो, डेल्टा S4, और ये क्या होगा, ये आप इसको प्रोवाइड करोगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और किस टेम्परेचर पर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर जिस पर ये बॉयल होता है, ठीक है ना, वो। और फिर आप यहां आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा S5, जहां पर आपका जो वाटर है जो 100 डिग्री पर है, लेकिन आपको उसको 120 डिग्री पर लेके जाना है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका ये 373 केल्विन से लेकर के 930 केल्विन तक, और वही Cp dt अपॉन T। तो ये सारी की सारी जो आपने यहाँ पे जो चेंजेस देखे, ठीक है ना, अब ये यहां 0 से और सीधा आपने यहाँ पर 293 केल्विन तक अगर आप सीधा एक उसमें लेकर के जाते हो, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं डेल्टा S। और ये जो जितने भी स्टेप्स में ये हुआ है, इन सबको आप जोड़ देते हो तो आपको
इन सभी स्टेप्स के थ्रू S5। ये जो सारे के सारे एंट्रोपी चेंज हुए हैं ये इस टोटल एंट्रोपी चेंज के बराबर होगा, मतलब दीज आर द स्टेप वाइज एंट्रोपी चेंजेस। ओके, सो ये धीरे 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 करके हम, तो आपको किसी भी स्टेट में अगर एंट्रोपी चेंज देखना है, लेट्स से कि आपको इससे इस तक एंट्रोपी चेंज देखना है, या फिर आपको यहां से यहां तक का एंट्रोपी चेंज देखना है, या यहां से यहां तक का एंट्रोपी चेंज देखना है, आप कोई भी एंट्रोपी चेंज क्या कर सकते हो, स्पेशली देख सकते हो। ठीक है ना, कि वो एंट्रोपी चेंज किस तरह से हुआ है। ओके, सो ये इसका इंपॉर्टेंस था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता कर सकते हैं, इवन एब्सोल्यूट एंट्रोपी भी पता कर सकते हैं, और साथ में हम ये अलग अलग जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो, वैसे तो ये वाला जो लॉ है इसको हम पढ़ते हैं दरअसल जब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली क्या हो रहा है, किस तरह से वहां पर अगर हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर वो सॉल्वेंट उस सॉल्यूट में किस तरह से डिसॉल्व होगा, उसका रेशो जो है डिसॉल्व होने का क्या रहेगा, वो सब बातें हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़नी है। ठीक है, वैसे तो हम इसको पढ़ेंगे कल, आज के लिए बस इतना ही।